Hello everyone, welcome to this very short session, and we will discuss about the geography questions, okay, of test paper number 2, and welcome to all. This is okay. I am Sulabh Dubey, and here very first question of the geography, question number 20. The question is what is the essential economic significance of the Dharwad system of the rock found in India? ठीक है, about which we are talking about the Dharwad rocks. Okay, let's move to the options. Options क्या हैं? It is rich in petroleum reserve. ठीक है. Option B, almost 90% of India's coal reserves are found here. Option C, it's rich in metalliferous minerals. ठीक है, metalliferous minerals, and it produce most of the fertile alluvial soil of India. पहले बात ये समझो, what are the Dharwad rocks? Dharwad rocks are the subtypes of the Archean rocks, right? When we discuss about the classification of the rocks, Archean rocks का classification जब हम पढ़ते हैं, rocks का classification पढ़ते हैं, तो हमें Archean एक क्लास मिलता है, उसका सब क्लास होता है जिसमें से हमारी आती हैं Dharwad rocks आती हैं. ओके, तो what are the basic characteristics of Dharwad rocks? क्या होते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक धारवाड़ रॉक्स के? बेसिक ये होता है कि दिस रॉक्स इज फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फोसिस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. किसकी मेटामॉर्फोसिस? सेडिमेंट्री रॉक्स. दैट मीन्स कि दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक्स, बट दे आर नॉट कंप्लीट सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स का मेटामॉर्फिज्म होता है, उसके बाद ये बनती है हमारी क्या है? धारवाड़ रॉक्स बनती हैं. ठीक है, तो धारवाड़ रॉक्स का एक सबसे बड़ा जो सबसे बेसिक कैरेक्टर है वो है कि दे आर वेरी रिच इन द मेटालिफेरस मिनरल्स. फाइन, तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ डिस्कस अबाउट द गिवन अनदर 3 ऑप्शंस, ऑप्शन ए, बी एंड द डी. व्हाट इज इट? इज रिच इन पेट्रोलियम रिजर्व. तो आपको बता दूं कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स की होती है. किसकी होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स. क्योंकि हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा फॉसिल्स होते हैं, जितना ज़्यादा वो दबेंगे, लॉन्ग टर्म तक दबे रहेंगे रॉक्स के नीचे, प्रेस रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि पेट्रोलियम्स एंड कोल्स, मतलब कोयला, ठीक है, इनका फॉर्मेशन होगा. तो ये ए एंड बी, दीज 2 ऑप्शंस आर द related to the sedimentary rocks. That means कि sedimentary rocks के characteristics हैं कि almost 90% of the India's coal reserves are found where? In sedimentary rocks. And last one, it produces most of the fertile alluvial soils of the India. तो आपको पता है कि आपका जो इंडिया का मोस्ट फर्टाइल सोइल है वो क्या है? ब्रह्मपुत्र एंड गंगेटिक डेल्टा. ठीक है, ब्रह्मपुत्र एंड गंगेस डेल्टा. यहाँ का जो रीजन है उसकी जो सॉइल्स है वो क्या है? मोस्ट फर्टाइल हैं. ठीक है, और ये आपको पता है कि गंगा माई निकलती कहाँ से है? हिमालय से. ठीक है, और हिमालय के ही ग्रेट हिमालयन रीजन से ही, ट्रांस हिमालयन रीजन से ही सारी आपकी जितनी भी वर्ष भर क्या बोलते हैं उसको, जल से आप परिपूर्ण जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, तो हमारी वहाँ से निकलती हैं और वही क्या करती है? बहुत सारी एल्यूवियल सॉइल्स को फ्लो करा के लाते हैं कहाँ पे? प्लेन एरिया में, जिससे क्या होता है? फर्टाइल लैंड या फर्टाइल प्लेन बनता है. तो ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे हिमालयन रॉक्स की है. किसकी है? हिमालयन रॉक्स की. फाइन, ओके, ठीक है, ऑल क्लियर. सो नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 25. ठीक है, द टर्म लाशैम्स एक्सकर्शन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ. ठीक है, ये एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू न्यूज. क्या है इसका? लाशैम्स एक्सकर्शन. देखिए, लाशैम्स एक्सकर्शन की बात मैं आपसे करूंगा और डेफिनेटली करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बात करूंगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. ठीक है, जब हम ज्योग्राफी का इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करते हैं और उसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी अर्थ जो होती है, ठीक है, इसमें 3 स्फीयर्स पाए जाते हैं. स्फीयर्स क्यों? क्योंकि वो गोला है, इसलिए. कौन कौन से? लिथोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, राइट. तो लिथोस्फीयर में हमारे क्या आते हैं? लिथोस्फीयर में जो लैंड एरिया आता है उसको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. लैंड एरिया में हम देखते हैं, जब लैंड एरिया या लिथोस्फीयर को हम डिवाइड करते हैं तो मेंटल और कोर, ये 2 पार्ट हमें मिलते हैं. ठीक है, कंफर्म है.
जो हमारा सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे डीपन पार्ट होता है, उसको हम कोर बोलते हैं, राइट। और कोर क्या होते हैं, कोर में बहुत सारे, कोर क्या है, एक न्यूक्लियस है नीचे का जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, फिल रहते हैं, ठीक है। और यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, अभी तक कोर तक पहुँचा नहीं जा सका है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि अगर हम कोर तक पहुंचे नहीं तो हम स्टडी कैसे हैं कोर्स के बारे में। तो जब भी हमारी वोल्केनो इरोजन्स होते हैं तो उनमें जो भी उनका कंटेंट्स होते हैं, जो भी उसमें कंपोजिशंस होते हैं, उनके आधार पे हम क्या करते हैं, इसका स्टडी करते हैं, ओके। तब आप ये समझिए कि जो हमारी अर्थ होती है वो रोटेट करती है, ठीक है। रोटेट करने के बाद क्या, जब वो रोटेट करती है तो जो हमारा क्रस्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो क्रस्ट वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, वेव्स जनरेट करता है जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वेव्स जो होती हैं वही बनाती है हमारी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, फ्रॉम द सो मेनी हार्मफुल रेजेस या रेडिएशंस फ्रॉम द कॉस्मोस या फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। आने वाले बहुत सारे यूनिवर्स से आने वाले बहुत सारे ऐसे हानिकारक या बहुत सारे ऐसे हार्मफुल जो हमारी रेडिएशंस होती है उससे हमको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ना होता तो किसी भी तरह का हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट से हमारा क्या होता, संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अब देखिए तो जो शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अभी तक देखो इसका रीजन नहीं पता चला है, इसलिए रीजन पे भी आप मत जाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो शिफ्टिंग हो रहा है उसी को ये क्या बोला जा रहा है, लसेंस एक्सकर्सन बोला जा रहा है। वो बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी जो एक फ्रीक्वेंसी थी, उनकी जो इंटेंसिटी थी वो शिफ्ट हो रही है और धीरे धीरे क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। लास्ट 20 ईयर्स में काफी डिक्रीज किया है, मतलब कंपेरिजन करें जब से हमारा जो आइस एज चल रहा था अभी 2.4 टू 2.1 बिलियन ईयर्स है वो जो हमारा आइस एज था, तब से अगर कंपेरिजन करें तो लास्ट 20 ईयर्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला है। हमने क्या देखने को मिला है, यहाँ बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। क्या हुआ है डाउन, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो फील्ड है वो शिफ्ट हुआ है, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो शिफ्टिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेसेंस एक्सकर्सन बोलते हैं, ठीक है, ओके। अभी देखते हैं कि क्या है, ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। द ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिलो द ओशियन एंड कंटिनेंट क्रस्ट एट द ग्रेट डेप्थ, नहीं हमारा ये ऑप्शन नहीं है, डी पे आता है, डी ऑप्शन हमारा कुछ इससे रिलेटेड। शॉर्ट रिवर्सल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग द एंड ऑफ द लास्ट ग्लेशियल पीरियड, राइट। अभी बात करते हैं तो अभी इसका सबसे पहले अगर देखें तो 41,400 ईयर्स एगो, ठीक है, 41,400 ईयर्स एगो सबसे पहला इफेक्ट देखने को मिला था किस चीज का, ये शॉर्ट रिवर्सल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अभी तक बात करते हैं तो करीब ऐसा अनुमान लगाते हैं साइंटिस्ट की 183 टाइम्स, कितने टाइम्स, 183 टाइम्स अभी तक ये शिफ्टिंग हो चुकी है, राइट। सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट रिवर्सल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग द एंड ऑफ द लास्ट ग्लेशियल पीरियड, ओके। लेट्स मूव द अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 57. The break in monsoon in various region of the India is due to which of the following reasons? ये बोल रहा है कि ब्रेक ऑफ द मानसून। अभी सबसे पहले ये देखो कि ब्रेक ऑफ द मानसून होता क्या है, ठीक है। बात करते हैं कि ब्रेक ऑफ द मानसून क्या होता है। जैसे आप एक नॉर्मल सी फिनोमिना है, आपने देखा होगा कि जैसे बारिश होती है, मानसून आता है, बारिश होती है, कुछ दिन मानसून होता है, कुछ दिन बारिश होती है, उसके बाद क्या होता है, फिर एक ड्राई स्पेल आ जाता है बीच में, 3 से 4 दिन का, 8 दिन का, वीक भर का, राइट। तो उसके बाद क्या अगेन फिर से आती हैं चीजें, ठीक। तो यहाँ पे इसी की बात कर रहा है कि जो बीच में जो ड्राई स्पेल आ रहा है, दिस इज ब्रेक इन मानसून, कि वो जो ड्राई स्पेल हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक। तो इस पे रीजन दिए हुए हैं। पहला ये है, पहला ये बोल रहे हैं कि विंडोज ब्लोइंग पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट, मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे, सॉरी, कोरियोलिस इफेक्ट की बात नहीं करूंगा क्योंकि दिस इज योर ओनली डिस्कशन क्लास, नॉट अ डाउट सेशन, नॉट अ कंप्लीट सेशन, तो उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। कोरियोलिस इफेक्ट आप सब जानते होंगे जितने भी पढ़े होंगे, क्योंकि इसके बगैर मानसून बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया जा सकता, यू नो वेरी वेल, राइट। तो हम बात करते हैं तो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ये फिनोमेना कभी पॉसिबल होती ही नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके पैरेलल कभी भी हमारी ट्रेड विंड्स या मानसून विंड्स कभी भी फ्लो नहीं करती हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, विथड्रॉल ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। थोड़ा सा यहाँ पे बात समझने वाली बात है कि सपोज करो दिस इज आवर इंडिया, हमारा प्यारा भारत देश महान, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा भारत देश महान, ठीक है। उसके बाद जो हमारी साउथ वेस्ट से जो हमारी मानसूनल क्या आ रही हैं, ये, ठीक, ये हमारी क्या कर रही हैं कि ये हमेशा ऐसे ही जाएंगी।
अभी इसके पैरेलल ये कभी नहीं चलेंगी, दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट। तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या है, विड्रॉल ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेस। वेस्ट जो हमारी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो पहली बात तो आप ये देखिए कि ये कहाँ पे फ्लो करती हैं ये फ्लो करती हैं हमारी लाइज करती हैं 15 से 35 के बीच में, ठीक है, 15 डिग्री लैटिट्यूड टू 35 डिग्री लैटिट्यूड ये हमारी क्या करती हैं, ब्लो होती हैं, ये हमारी फ्लो करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया के ऐसे ऊपर से ऐसे निकलती हैं, ठीक। अब ये जो वेस्टर्न कोस्ट आ रहा है, सॉरी जो वेस्टर्ली ये चल रही है हमारी जेट स्ट्रीम चल रही हैं, जब इधर से ट्रेड विंड्स जाएंगी तो इनसे कॉन्फ्लिक्ट होगा और ये क्या हो जाएंगी, ये रिवर्स भी हो सकती हैं, ये यहाँ से इनका क्या हो सकता है, पाथ चेंज भी हो सकता है। तो जिससे क्या होगा कि हाँ ये हमारी जो होती है ब्रेक इन मानसून लाने का एक रीज़न बन सकती हैं। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द एंटी साइक्लोनिक कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेस। बिल्कुल, जो हमारी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जो बनती है आपको पता ही है कि एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं कि सेंटर में हाई प्रेशर होता है, सराउंडिंग में इसका लो प्रेशर होता है, ठीक है। और हमेशा जब भी साइक्लोन्स कहीं बनता है तो रिजल्ट करता है कि रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल क्लीन एंड फेयर वेदर होता है। तो क्लीन एंड फेयर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन मीन्स क्या, क्लीन एंड वेदर, क्लीन एंड फेयर, सॉरी क्लीन एंड फेयर वेदर, ये बात ही समझ में। अब ये क्या कर रहा है, ब्रेक इन मानसून, दैट मीन्स कि बारिश हो रही है लेकिन क्लीन हो जाए बीच में, मानसून कैसा हो जाए, बिल्कुल साफ हो जाए मौसम। तो हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी, सेकंड एंड थर्ड ओनली, ठीक है, ये दोनों करेक्ट हैं, बाकी पहले वाले से मतलब हमें नहीं है। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू रिवर डेल्टास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, डेल्टास क्या होते हैं मैं बताऊंगा नहीं, सबको पता है डेल्टा क्या होती हैं, ठीक है। जब भी हमारे रिवर्स होती हैं जहाँ पे उनका माउथ ऑफ ड्रेनेज होता है, ठीक, जहाँ पे जाकर के वो क्या होती हैं, ओशन में मिलती हैं, या जहाँ पे उनका मुहाना होता है, हिंदी वाले समझें, जहाँ पे नदियों का मुहाना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जब ये जाती हैं सागर में गिरती हैं, समुद्र में मिलती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये अच्छा ये पूरा एरिया क्या, पूरे रास्ते क्या करती हैं, अपने साथ बहुत सारी एलिवियल सॉइल्स, बहुत सारी गाद मिट्टी, बहुत कुछ ऐसे बहा के ले आती हैं और उनको क्या करती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। तो डिपॉजिट करने के बाद क्या होता है कि इनकी एस्चुरीज का निर्माण होता है। जैसे नदी आई, मेन ये आई आपकी इधर से, यहाँ पे ऐसे गई, यहाँ ऐसे गई, अब ये यहाँ पे बीच में क्या हुआ कि ये लैंड एरिया बच गया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एल्यूवियल सॉइल को क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, यहाँ से दूसरी एस्चुरी मिल गई। अभी आगे जाकर के हो सकता है इधर मूव कर जाए और ये इधर मूव कर जाए, यहाँ फिर एक लैंड है। तो ये जो बन रहा था, ये जो बीच में डेल्टास बन रहे हैं, ठीक है, ये डेल्टास जो बन रहे हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे कि डेल्टास कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, द डिपॉजिट मेकिंग ऑफ अ डेल्टा आर पुअरली सॉर्टेड एंड अनस्ट्रेटिफाइड। पुअरली सॉर्टेड एंड अनस्ट्रेटिफाइड, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कभी नदियां अपने साथ एल्यूवियल सॉइल्स वगैरह बहा के ले आती हैं और जब उसका क्या होता है वो चीजें डिपॉजिट होती हैं, तो सबसे पहले डिपॉजिट किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्टिकल्स भारी होगा, जो पार्टिकल्स हैवियर होगा, वो सबसे पहले डिपॉजिट होगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद जो उससे थोड़ा सा कम भारी होगा वो उसके ऊपर आए, फिर उससे कम भारी, सबसे लास्ट में क्या जो हमारी रेत वगैरह होती है ना, सैंड्स होती हैं, वो डिपॉजिट होती हैं। तो पहली चीज तो ये कि सॉर्टेड तो है, ये कैसे सॉर्टेड है, क्लियरली सॉर्टेड है, नॉट पुअरली सॉर्टेड, क्लियरली सॉर्टेड है। और तीसरा क्या है, अनस्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा मींस क्या होता है, तह लगाना ना, परत लगाना, ठीक है, कवरिंग। तो कवर तो बन ही रहा है भाई, हैवी डेंसिटी मॉलिक्यूल्स, फिर लेजर, फिर लेजर, फिर लेजर, साथ में सबसे लास्ट में लिस्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रेटिफाइड भी होती हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ये गलत बयान कर रहा है अबाउट द रिवर डेल्टास। सेकंड क्या है, द डेल्टा ग्रोज द रिवर डिस्ट्रीब्यूट इंक्रीज इन लेंथ। देखिए हो रहा है ना, मैंने यही बात किया, पहला डेल्टा बना, यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटरीज चेंज हुई, आगे जाके अगर एक डेल्टा बनता तो और एक डिस्प्यूटरीज निकल आई, तो डिस्प्यूटरीज क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, सही है। थर्ड क्या है, द गंगेश डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। किसी से छुपा नहीं है कि गंगेटिक डेल्टा जो हमारी माजुली जो बन रहा है डेल्टा, ठीक है, तो डेल्टा, गंगा का डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्ज डेल्टा माना जाता है, ठीक। तो 2 and 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ये चीज आप देख लीजिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर, ठीक, with reference to great circles consider the following statements। ग्रेट सर्कल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है ऑल लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर पार्ट ऑफ ग्रेट सर्कल, ठीक है, किसकी बात हो रही है, दो चीज ध्यान रखिएगा, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है भाई, सॉरी, मैं आप डिस्कस नहीं करूंगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, बस इतना बताऊंगा कि हमारी अर्थ होती है, ठीक है, अगर ये चीज हॉरिजॉन्टल चल रही है, ठीक है, तो क्या होती है हमारी लैटिट्यूड होती हैं, अगर ये क्या होती हैं
लॉन्गिट्यूड होती हैं। कंफर्म है आपको? ठीक है, ओके। बोल रहे हैं कि ऑल लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर पार्ट ऑफ ग्रेट सर्कल। अच्छा, दे असिस्ट इन फाइंडिंग शॉर्टेस्ट नेविगेशनल रूट बिटवीन टू प्लेसेस। चलो, अगर हम जब बात करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स की, तो एक चीज़ हम ये बात करेंगे कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी हम ग्रेट सर्कल की बात करेंगे, तो ग्रेट सर्कल मीन्स क्या कि सर्कल कैसा हो। आपको पता है जैसे हमारी अर्थ होती है, अर्थ दो सर्कल में डिवाइड है, दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो ग्रेट सर्कल कैसे बनेगा, यहाँ 0 डिग्री हमारा क्या होता है, आपको पता है 0 डिग्री इस एक इक्वेटोरियल लाइन हमारी होती है। ठीक है, कंफर्म है। ग्रेट सर्कल हमारे वैसे पृथ्वी पे जो एग्जिस्ट करती हैं वो होती हैं, टोटल ग्रेट सर्कल होती है हमारी 5। कितनी होती हैं? टोटल 5 होती हैं। इक्वेटर लाइन हो गया हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद अगर हम 23 डिग्री नॉर्थ जाते हैं, 23 डिग्री नॉर्थ जाते हैं तो हमारा बनता है TOC, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री अगर हम सेम अगर इतना ही हम किधर आते हैं, साउथ आते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बन जाता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बन जाता है। सबसे टॉप पे हमारा जो होता है आर्कटिक, यहाँ पर आर्कटिक 66.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज द आर्कटिक ग्रेट सर्कल। ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक ग्रेट सर्कल। ठीक है, तो हमारा अंटार्कटिक ग्रेट सर्कल होता है। ठीक, अब ये पहला ऑप्शन है सभी देशांतर और अक्षांश महान सर्कल का हिस्सा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने बताया कि कितनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। सेकंड है दे असिस्ट इन फाइंडिंग शॉर्टेस्ट नेविगेशनल रूट बिटवीन टू प्लेसेस। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना, ये एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं किसी भी प्लेस का। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो क्या है, सर्कुलर है। अगर हम एक जगह से चलेंगे, अगर घूमेंगे, तो वापस हम उसी जगह फिर पहुंचेंगे। ठीक है, अगर सपोज करो कि हमें इंडिया से अगर जाना है, सपोज को गल्फ कंट्रीज में जाना है, ठीक, या इंडिया से हमें अमेरिका जाना है, तो किस साइड का हमें रूट सबसे नज़दीक पड़ेगा, वो उसकी ये क्या होती है, इक्वेटर लाइन। और ये जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या अंटार्कटिक और आर्कटिक जो भी हमारे ये हैं पॉइंट्स हैं, इनको हम ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं कि एक शॉर्टेस्ट रूट को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और उसी के तरह उसी के बताए हुए जो भी रूट है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें शॉर्टेस्ट रूट मिलेगा। तो जो पहले के सेलर्स होते थे, सेलर समझते हो ना, जो भी जहाज वाला ना, सिंदबाद सेलर सब सुना होगा आपने। तो जो सेलर वगैरह होते थे वो क्या करते थे, बिल्कुल इसी की हेल्प से क्या करते थे, शॉर्टेस्ट नेविगेशनल रूट जो है दो स्थानों के बीच में वो तय किया करते थे इनकी हेल्प से। तो 2 ओनली, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक क्वेश्चन हम लोग का छूट रहा है शायद 63 नंबर, एक सेकंड लेट मी चेक। 64 63, ठीक है, 63 पे बात करेंगे अपन। यहाँ पे है अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द देयर सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो, सैलिनिटी होता क्या है, पर पार्ट्स पर 1000 ml कर लो, क्योंकि हमको लिक्विड का निकालना है। ठीक है, पर 1000 ml। ये कह रहे हैं कि 1 लीटर क्या है, 1 लीटर कुछ भी है, वाटर है मान लो, उसकी हमें सैलिनिटी जानना है, डिसाइड करना है। अगर इस 1 लीटर वाटर में अगर 23 ग्राम अगर सॉल्ट है, सैलिनिटी मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स, राइट। तो सॉल्ट कितना है, 23 ग्राम है, तो इसकी सैलिनिटी कितनी हो जाएगी, 23। ठीक है, पी क्या होता है, पार्ट्स पर 1000, या डिनोट करते हैं इसको तो क्या करेंगे, 23 परसेंटेज का साइन में 1 0 होता है, इसमें डबल 0 रहेगा। ठीक, 1000 की बात हो रही है तो 23 हो जाएगा, इसका सैलिनिटी हो जाएगा। ठीक, ये हो गई बात सैलिनिटी की। बोल रहे हैं कि कुछ इसमें दिए गए हैं, स्थान दिए गए हैं जिनकी सैलिनिटी हमें डिसाइड करनी है, कौन कौन से स्थान हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा लेक वैन, ठीक है, लेक वैन। दूसरा है हमारा डेड सी, ठीक है, एंड तीसरा जो हमारा है वो क्या है हमारा, वो रेड सी है। ठीक है, लेक वैन, लेक वैन कहाँ की वैन है, लेक है, ये कहाँ की है, लेक वैन पाई जाती है हमारी टर्की में। ठीक है, डेड सी जो होता है हमारा वो इजराइल जॉर्डन का वेस्ट कोस्ट होता है, इजराइल जॉर्डन पूछ सकता है, एक चीज को नोट कर लीजिएगा, एंड वेस्ट कोस्ट, ये 3 बाउंड्री शेयर करता है, इजराइल जॉर्डन एंड वेस्ट कोस्ट है ना। एंड रेड सी जो होता है वो हमारा मेडिटेरेनियन सी का पार्ट होता है, किसका,
मेडिटरेनियन सी, ठीक है। इनकी सैलिनिटी देख लो, सबसे ज़्यादा डेड सी की सैलिनिटी मानी जाती है। डेड सी की सैलिनिटी है 337, ठीक है, पीपीटी, ठीक है, पार्ट्स पर 1000, ठीक है, 337। और दूसरा हमारा जो सेकंड नंबर पे आता है रेड सी का जो होता है 36 to 40, और इसका जो आता है हमारा लेक वन का लगभग 24, कितना आता है 24 पीपीटी। अब इसमें देख लीजिए कि अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर ये है, ठीक, फर्स्ट इसको देंगे हम, सेकंड ऑर्डर देंगे रेड सी को, और थर्ड देंगे लेक सी को, ठीक है। तो है कहीं पे 231, हाँ, डी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 2, 3 एंड 1, ठीक है। ओके, 65 अपन लोग डिस्कस कर चुके थे, 64 भी हो गया था, 65 भी हो गया था। नाउ 81, द क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 8 डिग्री चैनल, ठीक है। अगर 8 डिग्री चैनल की बात करें, जब हम यहाँ पे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ठीक है, प्यारा भारत महान, ठीक। तो आपको एक चीज़ पता है कि जो मालदीव होता है वो किस साइड में पड़ता है हमारा, ये साउथ वेस्ट का पार्ट होता है मालदीव, यहाँ पे ये आइलैंड्स होते हैं, ठीक। और लक्षद्वीप होता है जो इंडिया का पार्ट होता है, ठीक, क्या होता है, लक्षद्वीप होता है ये यहाँ पर, ठीक है। तो जो 8 डिग्री चैनल आएगा वो लगभग यहाँ से ऐसे गुजरतेगी, तो ये क्या करता है, ये इंडिया और मालदीव्स को अलग करता है, ठीक। तो इंडिया और मालदीव्स को अलग करता है, ऑप्शन हमारे पास है क्या यहाँ पे कहीं, इसमें दिया गया मालदीव्स एंड लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, सुमात्रा एंड जावा। तो ये जो हमारा मालदीव है, लक्षद्वीप चूंकि इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया मालदीव को अलग कर रहा है, दैट मीन्स मालदीव और लक्षद्वीप को करेगा, तो ये हमारा सी ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन देख लो, अंडमान एंड निकोबार एंड सुमात्रा एंड जावा, ठीक है। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, आपको पता होना चाहिए कितने डिग्री, 10 डिग्री चैनल इसको सेपरेट करता है। जो हमारा निकोबार और सुमात्रा है, इसको हमारा 6 डिग्री चैनल क्या करता है, 6 डिग्री चैनल इसको सेपरेट करता है, दोनों को अलग अलग करता है। और जो हमारा सुंडा स्ट्रेट है, ठीक है, ये अलग करता है किसको, सुमात्रा एंड जावा को, ठीक है। इंडोनेशिया के दोनों आइलैंड नहीं, ये सुमात्रा एंड जावा इंडोनेशिया के आइलैंड्स होते हैं, ठीक। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया है श्रीनगर, अमरनाथ, कारगिल, लेह, क्या करना है इनका भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली अरेंज्ड फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट की बात करेंगे अगर हम, ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ बनेगा, आप लोग समझना उसको। सपोज करो इंडिया, ये हमारा क्या है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये पार्ट है। ऑप्शन जितने दिए हुए हैं आई थिंक सारे जम्मू एंड कश्मीर के, हाँ बिल्कुल, श्रीनगर, अमरनाथ, कारगिल, श्रीनगर, लेह, अमरनाथ, अच्छा 4 ही दिए हुए हैं। इनको बताना है कि हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या सही अरेंजमेंट होगा। अगर बात करें यहाँ पे हमारा श्रीनगर होता है, ठीक, श्रीनगर से थोड़ा सा अगर हम और बढ़ेंगे किस साइड में, ईस्ट की साइड में, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अमरनाथ टेम्पल होता है जिसकी यात्रा करते हैं सब, है ना, बाबा बर्फानी भी बोला जाता है इनको। थोड़ा सा इसके ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन ऑब्वियस बात है अगर इस पॉइंट को हम बात करेंगे तो हम ईस्ट की तरफ ही बढ़ते चल रहे हैं, ठीक है, ईस्ट की तरफ ही हम बढ़ते चल रहे हैं। तो आगे जाएंगे तो हमारा कारगिल आता है यहाँ पे, जहाँ पे आपको पता है कारगिल वॉर के बारे में सब जानते हैं, उसके बारे में बात नहीं करना है। और लेह जो हमारा है वो यहाँ पे लगभग इस रीजन में। तो हम देखा जाए तो हमारे जो ऑप्शन ए है, श्रीनगर, अमरनाथ, कारगिल, लेह, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। पश्चिम से पूर्व चलेंगे तो श्रीनगर, अमरनाथ, कारगिल एंड लेह, सकल, है ना, सकल से याद कर लेना, राइट। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन अवर, द क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। 84 बोल रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ इंडियाज बॉर्डर सेट विद देम। बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं आप देखो 1 2 3 4। पहले ये चीज ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हमें व्यवस्थित करना है। इंक्रीजिंग मतलब इन चारों में जो सबसे पहले कम होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मतलब की बात कर रहे हैं बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया के साथ, कौन कितने किलोमीटर्स का, ठीक है, ध्यान रखो। हाँ चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं। बांग्लादेश लगभग 4098 किलोमीटर, ठीक है। चाइना 37
100 समथिंग शायद 37 46 है आई थिंक, हाँ 37, चाइना 3488, सॉरी चाइना है हमारा 3488 किलोमीटर। फिर म्यांमार की बात आती है, म्यांमार हमारा कितना है, म्यांमार जो तय करता है वो 1458 किलोमीटर, एंड अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। कहाँ पे करता है ये, पीओके में शेयर करता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। अब इसमें बात हो रही है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या रखेंगे हम, अफगानिस्तान 4, नेक्स्ट क्या है 1458 म्यांमार 3, उसके बाद क्या है चाइना 3488 2 एंड देन 1, है क्या कहीं 4321, इस ऑप्शन में 4321 का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। सो इनको कंसीडर मत करना आप, कट करो इन्हें, कोई मतलब नहीं। और ऑप्शन जो हमारा नया बन रहा है उसको 4 3 2 1 ये ऑर्डर होगा, ठीक है। तो इस ऑर्डर को आप लिखना कि सबसे ज़्यादा कौन किसका है। वैसे अगर बात करें तो कितनी कंट्रीज हैं जो शेयर करती हैं लैंड बॉर्डर, कितनी कंट्री शेयर करती हैं इंडिया के साथ में, ये एक आपके लिए असाइनमेंट है। असाइनमेंट चलो ठीक, मैं बात कर लेता हूँ कि टोटल जो हमारी हैं अगर देखा जाए तो 4 3 7, 4 आपके सामने हैं, 3 और है, कौन कौन सी, नेपाल, भूटान एंड पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड पाकिस्तान, ये 4 कंट्री और हैं। तो हमारी कितनी हो गई टोटल, 4 + 3 7 कंट्रीज जो हैं जो हमारे लैंड बॉर्डर शेयर कर रही हैं इंडिया के साथ में, ठीक है। ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। बात कर लेते हैं विद रेफरेंस टू ब्लैक अर्थ और चेरनोजन सॉइल्स ऑफ यूक्रेन एंड ब्लैक सॉइल्स। अच्छा ठीक है, बात करते हैं ब्लैक अर्थ या मतलब ब्लैक सॉइल्स, ठीक है। चेरनोजन ऑफ सॉइल ये कुछ नहीं है, ये आप ध्यान रखना कि चेरनोजन इज अ टाइप ऑफ ब्लैक सॉइल्स विच जियोग्राफिकल फाउंडिंग एरिया इज द रसिया एंड द यूक्रेन एंड ऑल, जो भी उधर की कंट्रीज हैं हमारी वहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बारे में बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट्स दिया गया, बोल रहे हैं बोथ आर रिच इन कैल्शियम, ठीक है, बोथ आर अनलीज्ड सॉइल, ठीक। अनलीज्ड पे थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या होता है, ये गैर कानूनी, ये शब्द यहाँ पे गलत है, ठीक है, ट्रांसलेशन इसका ठीक नहीं है, गैर कानूनी छोड़ो आप, ठीक है। अनलीज्ड सॉइल देखते हैं क्या होते हैं अनलीज्ड। अनलीज्ड का मतलब मैं बताता हूँ, अनलीज्ड, ठीक है, ये लीचिंग शब्द से बना हुआ है, लीचिंग, ठीक। बात करते हैं अभी इस पर। थर्ड ऑप्शन हमारा बोथ एट्रीब्यूट देयर कलर टू ह्यूमस, ठीक। ह्यूमस के बारे में बात कर लेंगे, क्या होते हैं ह्यूमस, क्या होते हैं, ठीक। आपको पता है कि बहुत सारे जब फॉसिल्स को, या आप ये कह लो कि पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो भी होते हैं, फूड मटेरियल जो खराब हो चुके हों, उन सबको क्या करता है, जब एक डंप कर दिया जाता है किसी गड्ढे में खोद करके, तो जो खाद बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, प्लांट ग्रो के लिए, और फार्मिंग में इसका बड़ा यूज़ होता है खेतों में डालने के लिए ह्यूमस। और ह्यूमस वाली जो भी मिट्टी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। तो ह्यूमस आप समझ रहे हो कि हम इसकी क्या बात कर रहे हैं। सेकंड देखते हैं बोथ आर अनलीज्ड सॉइल। अनलीज्ड क्या होता है, पहली बात तो लीचिंग समझ लो, आप आपको समझ में आ जाएगा। लीचिंग मीन्स ड्रेनिंग, ठीक है, ड्रेनिंग। ड्रेनिंग मीन्स क्या होता है, हिंदी वाले देख लो, थोड़ा ध्यान दे दो, जल निकासी, जल निकासी है ना, कहते हैं ड्रेनिंग, ड्रेनेज है ना, ड्रेनेज, जल निकासी कहाँ हो रही है, किस एक गड्ढा बना उसमें जल निकासी, ड्रेनेज पॉन्ड बना दिया है ना, तो वो तो हमारा जल निकासी, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि बोथ आर अनलीज्ड सॉइल, ठीक है। अनलीज्ड का मतलब यहाँ पे साहब ये है कि कह रहे हैं कि अगर पानी है ना, अगर यहाँ से वाटर जो है इस मिट्टी के ऊपर से अगर वाटर इरोजन करे इस मिट्टी का, तो ये अनलीज्ड रहेंगी। अनलीज्ड मतलब कि इसमें जो भी वाटर में सॉल्युबल चीज़ें होंगी, ठीक है, ध्यान से सुनना, वाटर सॉल्युबल जो भी इसमें, चाहे वो कोई केमिकल हो सकता है, कोई सब्सटेंस हो सकता है जो कि वाटर सॉल्युबल इन नेचर है, तो बोल रहे हैं कि पानी अगर इस पर पड़ेगा तो ये सॉइल जो होगी उसमें से उन सब चीज़ का जो भी सॉल्युबल चीज़ें थी उनका ड्रेनेज नहीं होगा, ठीक। ये इसका कहने मतलब ये है, तो उसको अनलीज्ड सॉइल बोलेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, बोथ आर रिच इन कैल्शियम। चलो अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको समझा देता हूं कि ब्लैक सॉइल्स जो होती हैं इनको क्या बोला जाता है, एक चीज़ और बोला जाता है, ध्यान रखना, कभी एग्जाम में पूछ लेगा, इनको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको दोस्त, इनको बोलते हैं कॉटन सॉइल। मतलब कि कॉटन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, उपयोगी, बहुत ही यूजफुल मानी जाती है हमारी जो ब्लैक सॉइल होती हैं, ठीक है।
चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक सॉइल की क्या होती है। तो ब्लैक सॉइल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारा कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जा रहा है MgCO3 और CaCO3, अगर दोनों का अबंडेंट अमाउंट पाया जा रहा है, दैट मीन्स कि कैल्शियम का क्या होगा, ये बहुत ही रिच सोर्स होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा कह रहे हैं अनलीज्ड, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर वाटर उस पे से जाएगा तो जो भी वाटर सोल्यूबल चीजें होंगी वो पानी के साथ क्या होंगी, मिक्स होकर के उनका क्या हो जाएगा, ड्रेनिंग हो जाएगी, उनकी लीचिंग हो जाएगी। तो ये अनलीज्ड नहीं होंगे कभी भी, ध्यान रखना। तीसरा क्या है, बोथ एट्रीब्यूट देयर कलर टू ह्यूमस। ह्यूमस कभी भी कलर प्रोवाइड नहीं करता सर, ठीक है। अगर जैसे लाल मिट्टी की, रेड सॉइल की बात करें तो उसमें बहुत सारे फेरिक आयरन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके कलर के लिए। तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो कि इसको कलर दिलाते हैं। और जब भी आयरन और पोटेशियम, ठीक है, आयरन, पोटेशियम, क्ले, ठीक, और बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जब ये सब मिक्स हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये डार्क ब्राउन या डार्क ब्राउन और ब्लैक ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। या तो डार्क ब्राउन प्रोड्यूस करेंगे या तो ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेंगे। तो ह्यूमस इसके लिए कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो ये गलत है, ये गलत है, बचा क्या, ये ऑप्शन इज द करेक्ट वन ओनली, ठीक है। क्लियर है चीजें, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। द क्वेश्चन इज दैट अरेंज द बिलो मेंशन्ड इंडस्ट्रीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वाटर यूज। इसमें एक ऑप्शन है ही नहीं, होते हैं 4 ऑप्शन चाहिए, यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है और 3 ऑप्शन गलत। चौथा ऑप्शन हम बनाएंगे और अभी उसको करेक्ट किया जाएगा, ठीक है। चलो, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके एक सेंटर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक सेंटर है न्यू दिल्ली में, उसका हेडक्वार्टर है CSE बोलते हैं, CSE न्यू दिल्ली। हो सकता है थोड़ा सा मैं फुल फॉर्म में थोड़ा सा कहीं अगर गड़बड़ कर रहा हूँ। तो सेंटर ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग ऐसा कुछ है, अगर इंजीनियरिंग की जगह कुछ और हो तो आप देख लेना एक बार। लेकिन CSE है, उसने अपना क्या किया था, उसने डेटा प्रोवाइड कराया। किस चीज़ का डेटा प्रोवाइड कराया, मोस्ट वाटर कंज्यूमेबल इंडस्ट्रीज। आप समझ रहे हो, दैट मीन्स कि मोस्ट वाटर कंज्यूमर। अच्छा, ध्यान से सुनना, कह रहे हैं जल उपयोग बढ़ते क्रम नीचे उद्योगों की व्यवस्था आपको क्या करना है। देखो, अगर केवल एक इंडस्ट्री की हम बात करें, केवल एक पर्टिकुलर प्रीमाइसेस की बात करें, ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो वाटर का जो सबसे ज़्यादा यूज़ करती है इंडस्ट्री, वो हमारी होती है थर्मल पावर प्लांट। एक टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में, मैं भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हूं, प्लीज ध्यान देना, नोट दैट कि दिस इज नॉट कंक्लूडिंग पॉइंट, आई एम जस्ट आस्किंग दैट फॉर अ सिंगल टाइम द थर्मल पावर प्लांट्स आर यूजिंग मच, वेरी मच, या आप कह दो कि सबसे ज्यादा वाटर का कंज्यूम कौन करता है, थर्मल पावर प्लांट्स। लेकिन थर्मल पावर प्लांट्स कितने होंगे पूरे वर्ल्ड में अगर बात किया जाए तो कुछ गिने चुने। लेकिन अगर हम टेक्सटाइल्स की बात करें तो टेक्सटाइल्स क्या है, हर जगह है, हर कंट्रीज की टेक्सटाइल्स फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो टेक्सटाइल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो भी बहुत सारा पानी यूज़ करती हैं। लेकिन जब हम एक किसी उद्योग के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, देखो ओवरऑल बात नहीं किया है, वर्ड की बात नहीं किया है, केवल उद्योग दिया हुआ है, ठीक। अगर ये दिया होता कि ऑन ग्लोबल लेवल, अगर ऐसा कुछ करके दिया होता तो हमारा ऑप्शन कुछ और, या हम कुछ और इस पर बात करते। अगर केवल यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात किया है तो चलो बात करते हैं कि अगर एनुअल कंजप्शन देखा जाए किसका, थर्मल पावर प्लांट का, तो ये करीब है 35,157, ठीक है, 35,157 मिलियन क्यूबिक मीटर। कितना, मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक। तो सबसे पहला हमने इसको यहाँ पे किसको दिया है, सबसे पहला पॉइंट हमारा, सॉरी सबसे पहला ऑप्शन जो है थर्मल पावर प्लांट्स, वो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है 35,157। फिर इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग हमारा करता है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में होता है 2019 मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में, मिलियन क्यूबिक मीटर सब में लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पल्प एंड पेपर की। किसकी बात करते हैं, पल्प एंड पेपर की, जो लुगदी और कागज उद्योग, तो इसका है 905.5
9 मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो टेक्सटाइल हमारी करती है 829 मिलियन क्यूबिक मीटर। मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, ध्यान रखना, डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक आइडिया होना चाहिए आपके पास कि डेटा आपसे यूपीएससी कभी पूछेगा भी नहीं, तो इसको आप बहुत ज़्यादा मगअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब आप यहाँ से अरेंज कर दीजिए। सबसे पहला 3, ठीक है, थर्मल एंड पावर। सेकेंड नंबर क्या आएगा हमारा, सेकेंड नंबर आएगा 1, ठीक है, पल्प एंड पेपर। थर्ड नंबर क्या आएगा हमारा, थर्ड आएगा हमारा टेक्सटाइल्स, दैट मीन्स फोर्थ, एंड लास्ट वन इज द इंजीनियरिंग, ठीक है। तो फोर्थ क्या बन रहा है, 3 4 3 1 3 1 4 2, ठीक है। चलो डी ऑप्शन बना लो इसको, डी ऑप्शन, ठीक है, एंड डी ऑप्शन करेक्ट कर लेना इसमें, 3 1 4 2। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए इसमें। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कोस्टल सैंड माइनिंग, ठीक है। कोस्टल एरिया में अगर सैंड माइनिंग हो रही है तो उसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंस, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला है इनलार्जमेंट ऑफ रिवर माउथ, ठीक है। सेकेंड है रिडक्शन इन सी लेवल, समुद्र के स्तर में कमी। थर्ड है एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, राइट, ठीक है। और फोर्थ है इंक्रीज सैलिनिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, इंक्रीज सैलिनिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, देखो पहला कह रहा है इनलार्जमेंट ऑफ रिवर माउथ, ऑब्वियस सी बात है इनलार्जमेंट होगा, क्योंकि अगर वहां पे क्या हो जाएगा, डीप अगर एक्सकेवेशन हो रहा है, वहां पे डीप एक्सकेवेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो ये नदियां बहती हुई यहाँ पे आ रही हैं, राइट, वो उसमें क्या कर रही हैं, यहाँ पे उनका ड्रेनेज है, तो जैसे जैसे डीप होता है इसका क्या होगा, जो माउथ है इसका क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो लार्ज एरिया कवर करेगा, कैसा कवर करेगा, लार्ज एरिया, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। रिडक्शन इन सी लेवल, नहीं साहब, रिडक्शन सी लेवल से कोई मतलब ही नहीं है। हम ये बात क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कोस्टल सैंड माइनिंग की बात कर रहे हैं, रिडक्शन इन सी लेवल से कोई मतलब नहीं है, ठीक। एयर एंड वाटर पोल्यूशन बोलने की जरूरत नहीं है, होगा ही होगा। इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ऑब्वियस सी बात है, क्यों ग्राउंड वाटर सैलिनिटी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जितनी डीप खुदाई होगी तो आपको पता ही है कि जो सी का सैलिनिटी होता है, सैलिनिटी बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या होते हैं, हमारी नदियां होती हैं, क्योंकि नदियां बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स, बहुत सारे ऐसे रिएजेंट्स को बहा के अपने साथ लाती है जो कि सैलिनिटी को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो जितना डीप होता जाएगा तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो उससे कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, तो ग्राउंड वाटर की क्या हो जाएगा, सैलिनिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, 3 इज द करेक्ट, 4 इज द करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन, 1, 3 एंड 4, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, विच एमंग द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। क्या होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, व्हाट आर द ब्लॉक माउंटेन्स, एग्जांपल देख लो, कह रहे हैं एंडीज, माउंट फिजी, सतपुड़ा रेंज, कौन कौन से ऐसे ब्लॉक माउंटेन्स है, ठीक है। पहली चीज एक चीज देख लीजिए, ब्लॉक माउंटेन्स इज रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग ऑफ प्लेट्स, ठीक है। प्लेट्स की जब फॉल्टिंग होती है, बहुत चीज आराम से समझते हुए चलते हैं इसको, फॉल्टिंग ऑफ प्लेट्स होता है यहाँ पे, जैसे सपोज करो कोई प्लेट्स है, ठीक है, ये बीच से क्या हो गई, फट गई, ठीक। फटने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे, जहाँ पे जो फटा वाला पार्ट है ना, ये जो फॉल्ट है जो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी रिफ्ट बनेगी, तो रिफ्ट बनेगी, उसके साथ साथ क्या होगा, कुछ जो एरिया होगा या कुछ आप ये कह लो पार्ट्स ऑफ द लैंड होगा, वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर उठ जाएगा। तो जब ये ऊपर उठ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा, ब्लॉक माउंटेन्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल बोल रहे हैं एंडीज पर्वत बिल्कुल नहीं है, माउंट फिजी नहीं, सतपुड़ा ने, हाँ सतपुड़ा, सॉरी सतपुड़ा कट मत करो, सतपुड़ा ही है, सतपुड़ा ही है हमारा क्या, बेस्ट ऑप्शन इज द सतपुड़ा। अच्छा, एंडीज माउंटेन कैसे है, एंडीज हमारी न्यूली फोल्डेड माउंटेन होती हैं, कैसे, न्यूली फोल्डेड माउंटेन, ठीक है, जैसे हमारा हिमालय होता है, ठीक। माउंट फिजी क्या है, दिस इज द वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन बहुत ही सक्रिय है यहाँ पे, जो फ्यूजी हमारा जापान का माउंट है, कैसा है, वोल्केनिक माउंट, राइट। सो ओनली 3, दिस इज द सी ऑप्शन, द सतपुड़ा रेंज इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा 98, क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग वर टेम्परेट साइक्लोन्स, निम्न से कौन सा शीतोष्ण चक्रवात थे,
शीतोष्ण, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, ठीक है, ये सब आप जानते हो। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन कौन से हैं इसमें से। तो हम आपको एक चीज़ बता दें कि हुदहुद, कैटरीना, फॉलिन, अशोभा, ये सब के सब कैसे हैं? ट्रॉपिकल हैं। कैसे हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। मतलब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि टेम्परेट में कंसीडर किया जाता हो, ठीक है। आई बात समझ में? तो अभी थोड़ा सा टेम्परेट साइक्लोन के बारे में जान लो। टेम्परेट साइक्लोन जो होता है ये हमेशा 35 डिग्री से 65 डिग्री, ठीक है, इन बोथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ एंड साउथ एज वेल, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ एज वेल, ये इन सब के बीच में लाइज करता है जो भी हमारा टेम्परेट साइक्लोन होता है, ठीक। और ये क्या होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और विंड जो होती हैं बहुत ऊपर तक जाते हैं। इनकी जो हवाएं होती हैं जो ठंडी होती हैं और कैसी होती हैं, बहुत ही ऊर्ध्वाधर होती हैं, इनकी हाइट अच्छी खासी बनती है। ये टेम्परेट साइक्लोन्स के क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और यहाँ पे जितने भी हैं हुदहुद, कैटरीना, फॉलिन, अशोभा, ये सब सारे जितने भी साइक्लोन्स हैं ये कैसे हैं? ट्रॉपिकल हैं, ये टेम्परेट नहीं है, ठीक है। ट्रॉपिकल क्या होते हैं कि रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम, ठीक है, कैरेक्टराइज बाई लो प्रेशर सेंटर, ठीक है। जो हमारे टेम्परेट होते हैं इनका सेंटर जो होता है हाई प्रेशर होता है, लेकिन जो ट्रॉपिकल होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है? सेंटर लो प्रेशर होता है, ठीक है। और इनका क्या होता है? हाई प्रेशर सेंटर होता है, हाई प्रेशर सेंटर, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नन, कोई भी टेम्परेट साइक्लोन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ इज ड्यू टू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ इज ड्यू टू, कहना पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव की वजह है, किससे होता है पूछ रहे हैं। पहला है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, सेकेंड वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। देखो साहब एक चीज सुनो, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ का रिलेशन जो होता है वो हमारे किससे होता है? वेदर चेंजिंग से होता है, ठीक। इसका आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करने के मेनली 3 कारण होते हैं। पहला हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन। दूसरा है रेडियस ऑफ अर्थ, ध्यान से सुनिए साहब, रेडियस ऑफ अर्थ। एंड थर्ड वन इज द गैसियस कंपोजिशन और मिक्सचर, ठीक है। ये 3 फैक्टर होते हैं, ठीक, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन, दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा वो उतना क्या करेगी? चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी। अब गैस ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में है, जब इसको ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगा तो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक। अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, कोई मतलब नहीं है इससे, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ का कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड फैक्टर जो है वो है रेडियस ऑफ अर्थ। आपको पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा रेडियस होगा किसी भी सर्कल का, ठीक है, सपोज करो कि ये कोई सर्कल है ना, उसका रेडियस ये है r, ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा आपको पता ही है। अगर r1 हो जाए तो एरिया में r1 जुड़ेगा, दैट मीन्स कि एरिया ज़्यादा तो उसका रेडियस ज़्यादा तो उसका क्या हो जाएगा? हमारा सर्कल भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। रेडियस ज़्यादा तो एरिया भी ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा रेडियस अर्थ की ज़्यादा होगी या किसी भी प्लेनेट की होगी तो उतना ज़्यादा क्या होगा कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उतने एरिया में लगेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। चौथा है गैसियस कंपोजिशन और द मिक्सचर्स। गैसियस कंपोजिशन मतलब हैवी गैस होगा, तो आपको बात है कि हैवी गैस जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो नीचे बैठती हैं, उनकी एक टेंडेंसी होती है, वो किसी क्या होती है, जल्दी जल्दी सतह पकड़ने की कोशिश करती हैं। जो भी हैवियर होगी, लाइटर होगी तो ऊपर उठेंगी। तो अगर हैवी गैस का मिक्सचर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे
ग्रेविटेशनल फोर्स 2 ओनली है कहीं, हाँ बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 100। एक सेकंड रुकना, कोई छूट रहा है क्या हमारा? नहीं, ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच एमंग द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द रामसर साइट ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। कितनी रामसर साइट्स हैं, पहले ये ध्यान रखो, कितनी है? 46 रामसर साइट टोटल, ठीक है, इन इंडिया नाउ डेज, ठीक है अभी तक। इसमें बोला निम्नलिखित कौन सा रामसर स्थल का हिस्सा है या है? लोकटक लेक। कहाँ पे लोकटक लेक? मणिपुर। कहाँ पर है ये? मणिपुर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो हमारा है लोकटक लेक पाई जाते हैं हमारे मणिपुर में पाई जाती है। और इसको रामसर साइट का टैग मिला था 1990 में। कब मिला था? 1990 में, ठीक है। वुलर लेक, ये कहाँ पर है? वुलर लेक JNK में है, इसको भी रामसर साइट का टैग मिला था 1990 में। एंड लास्ट वन इज द हरिके लेक, या इसको हरिके क्या बोलते हैं, वेटलैंड भी बोले जाते हैं, ठीक है। ये हमारा कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। कहाँ पर? बॉर्डर एरिया में। कहाँ पे? बॉर्डर पर। कहाँ पे? एक जगह है तरन तारन BSF का बेस कैंप भी है वहाँ पे तरन तारन में, ध्यान रखना। तो तरन तारन में पड़ता है क्या? हरिके लेक, ठीक है, हरिके लेक या हरिके वेटलैंड बोलते हैं। इसको भी 1990 में ही क्या मिला था? रामसर टैग मिला था। और ख़ास बात यह है कि 23 मार्च 1990 को इन तीनों को क्या मिला था? रामसर टैग प्रोवाइड कराया गया था। तो दैट मीन्स कि 23 लोकटक लेक, वुलर लेक और हरिके लेक। वो लोकटक लेक के बारे में एक चीज़ और जानिए कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ये क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ इंडिया। ध्यान रखना, नॉर्थ इंडिया, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें हमारी कौन सी है? वुलर लेक है, ठीक है। और ऑप्शन क्या होगा इसमें हमारा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3। सो थैंक यू टू ऑल, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। और हमने डिस्कस कर लिया और आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे ऑप्शंस को लेकर के, ठीक है। थैंक यू सो मच।